हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वैट्स हब ऑफिशियल पशु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे जो पहले वाली हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हमने फोरामेन ओवलिस के बारे में या फिर फोसा ओवलिस के बारे में पढ़ा कि बच्चे को जन्म से ही दिल में छेद क्यों बोला जाता है और वो कैसे ठीक होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि जो स्टडी करते हैं हम ब्लड की, वो किसके अंदर की जाती है। जो मेन पॉइंट होते हुए मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है। देखिए, ब्लड, रक्त, खून, रुधिर या ब्लड, इसकी स्टडी को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। हिम शब्द है ये यूज किया जाता है ब्लड के लिए, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे कि एंजियोलॉजी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कार्डियोलॉजी कार्डियक के बारे में यानी कि हार्ट के बारे में। तो हिमेटोलॉजी होता है ब्लड की स्टडी, ब्लड की स्टडी। और ब्लड को बोला जाता है, ब्लड होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और जो ब्लड होगा उसका पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, कितनी होगी? 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4 होती है। ब्लड बना किससे होता है? ब्लड बना होता है ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से बना होता है। मेनली जो नॉर्मली देखा जाता है, ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है। ब्लड का रंग रेड होता है, और वो रेड किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी? 7.4। टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है। बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% क्या होगा? आपका ब्लड होता है। मिनरल्स शरीर के अंदर कितने होते हैं? 3 से 5%। एम से बनाया था हमने, एम का उल्टा 3, तो 3 से 5% मिनरल्स बॉडी वेट के, और बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होगा। अब हमने देखा मेनली जो ब्लड होगा वो बना होता है ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। तो ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55%। इसका मतलब 45% क्या हुआ? ब्लड सेल्स होती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 92% होता है वाटर और 8% होता है सॉलिड। 92%, 55% में से 92% होगा वाटर और 8% होता है सॉलिड। सॉलिड के अंदर भी 7% होते हैं कार्बनिक सॉलिड और 1% होगा अकार्बनिक सॉलिड। 7% होता है कार्बनिक सॉलिड और 1% होगा अकार्बनिक सॉलिड। अकार्बनिक जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या आएगा आपका? पोटासियम, क्लोराइड आयन, आयोडीन, कैल्शियम आयन, फेरस आयन, सल्फेट आयन्स, HCO3 नेगेटिव, ये आते हैं आपके अकार्बनिक सॉलिड। लेकिन 7% जो कार्बनिक सॉलिड होंगे उसके अंदर क्या आते हैं? 7% कार्बनिक सॉलिड के अंदर आएगा आपका प्रोटीन, डाइजेस्टिव जूस, ग्लूकोज, हार्मोन, ये आते हैं कार्बनिक सॉलिड के अंदर, जो कि प्लाज्मा का एक पार्ट है। अब देखिए, प्रोटीन है जो कार्बनिक सॉलिड बनाया हमने बताया है, तो प्रोटीन के अंदर आती है एल्बुमिन प्रोटीन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनिटी देती है, और फाइब्रोनोजन जो कि प्रोटीन ब्लड क्लॉट के अंदर हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट के अंदर हेल्प करती है। ये हो गई आपकी कार्बनिक जो सॉलिड थे 7%, उसके अंदर प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। इसके अंदर भी एल्बुमिन होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है 4%। ग्लोबुलिन होता है ये आपका 2.7% और फाइब्रोनोजन होता है आपका 0.7%। एल्बुमिन का काम क्या होगा? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। ग्लोबुलिन का काम क्या होगा? एंटीबॉडी बनाना, इम्यूनिटी देना। और फाइब्रोनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉट को बनाना। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स। ब्लड सेल्स हमने बताई 45% होती है, और 45% के अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? RBC, जो कि लगभग
45% का 32% होगा, वो कितने होगी, आरबीसी होगा। और आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। कुछ टर्म देख लीजिए, हमने पढ़ लिया कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड का पीएच वैल्यू होगी वो 7.4 होगी, ब्लड बना होता है ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल्स से, ब्लड का जो कलर होगा वो रेड होगा हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन ब्लड प्लाज्मा होगा उसका रंग होता है कैसा, कलरलेस होगी प्लाज्मा, या फिर हल्का पीला होगा जो कि बिलीरूबिन के कारण होता है। और एनिमल की बॉडी का 7 से 8% क्या होगा, आपका ब्लड होगा, जो 7 से 8% बॉडी वेट का ब्लड होता है, 7 से 8%। अब देखते हैं हम आरबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी को देखिए क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। पहली टर्म तो ये होगी कि आरबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होगा, इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, रेड, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, या फिर इरिथ्रोसाइट। ये वीएलडी का जो क्वेश्चन था उसके अंदर इरिथ्रो से कुछ एक क्वेश्चन आया था जीके के अंदर कि लाल सागर किसको कहते हैं, ऐसा कुछ था, रेड सी, वो इरिथ्रो शब्द ही आया था उसके अंदर। अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो इरिथ्रो से रेड बनता था और रेड सी उसका आंसर निकल रहा था आसानी से। इरिथ्रोसाइट का मतलब होगा, ये क्या होगी, इनका आरबीसी का दूसरा नाम है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, इरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी, तो आरबीसी की फॉर्मेशन को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। हीमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, हीमो का मतलब हो गया आपका यहाँ पर आरबीसी, तो आरबीसी का टूटना क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। अब मान लीजिए आरबीसी है वे आपकी लीनियर जुड़ी हुई है एक साथ, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन। जब आरबीसी लीनियर जुड़ी हुई होती है तो उसको बोला जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है हमारे टर्म पॉलीसाइथीमिया। पोली का मतलब क्या हो गया, पोली का मतलब हो गया मैनी, और साइथीमिया का समझिए आप यहाँ पर आरबीसी सेल्स। जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, नॉर्मल से बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया। और ओलिगोसाइथीमिया बोला जाता है जब आरबीसी की जो संख्या होगी वह नॉर्मल से क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको बोला जाता है ओलिगोसाइथीमिया, ओलिगोसाइथीमिया। नेक्स्ट आती है आपकी टर्म हो गया है, देखते हैं 7 टर्म, क्रेनेशन। क्रेनेशन का मतलब होगा श्रिंकेज ऑफ रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल आरबीसी सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेनेशन बोला जाता है। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का मतलब क्या होगा, जब यूरिन के अंदर क्या आ जाती है, आरबीसी आ जाती है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन आ जाए तो उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन यूरिया, और आरबीसी आए उसको बोला जाता है हीमोचूरिया। लार्जेस्ट आरबीसी किसके अंदर होगी, बड़ी, लार्जेस्ट होगी डॉग के अंदर, और स्मॉलेस्ट होगी गोट के अंदर, स्मॉलेस्ट होती है गोट के अंदर, गोट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम हीमोसाइटोमीटर। मैंने इसको याद ऐसे किया था, आपको तो पता नहीं पसंद आएगा क्या, आरबीसी, सी से कुत्ता और बी से बकरी, कुत्ते के अंदर बड़ी होगी और बकरी के अंदर छोटी होगी। हीमोसाइटोमीटर, हीमो का मतलब हो गया ब्लड, साइटो का मतलब सेल, और मीटर का मतलब मेजरमेंट। कहने का मतलब अगर आपको सेल्स की क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है, आरबीसी की मेजरमेंट के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, जब आरबीसी का साइज है वह नॉर्मल से क्या हो जाए, उसके अंदर चेंज आ जाए, नॉर्मल जो साइज होता है आरबीसी का उससे उसके अंदर क्या आ जाए, चेंज आ जाए, उससे अलग हो जाए उसका साइज, उसको बोला जाता है एन आइसोसाइटोसिस। और पोइकिलोसाइटोसिस होता है जब उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाए, शेप के अंदर चेंज आ जाए। अब देखिए एन आइसो का मतलब होगा एस ओ, देखिए एन के बाद बीच में आ रहा है एस ओ, एस से बनता है क्या, साइज, ऐसे तो शेप भी बनता है, ऐसे तो हम इसको ट्रिक बना नहीं सकते इस हिसाब से, तो कैसे बनाएंगे आप इसको,
साइज जैसे भी आपको किसी को ट्रिक आए समझ में इसके अंदर, इसकी ट्रिक जरूर बनाना। एन आइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस, जब आरबीसी की साइज के अंदर चेंज आ जाए एन आइसोसाइटोसिस, और जब शेप के अंदर चेंज आ जाए तो उसको बोला जाता है पोइकिलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है वो होती है बाई कॉनकेव शेप। कैसी होती है? बाई कॉनकेव शेप आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होगी। लेकिन कैमल के अंदर आरबीसी की शेप होती है बाई कॉन्वेक्स। और एक जो मुख्य बिंदु होगा यहाँ पर, मेन पॉइंट होगा, वो ये होगा कि आरबीसी के सेंटर, आरबीसी के अंदर कैमल के केस के में सेंटर भी प्रेजेंट होता है। नॉर्मली आरबीसी की शेप होगी बाई कॉनकेव, लेकिन कैमल के अंदर होती है बाई कॉन्वेक्स, और कैमल की आरबीसी के अंदर सेंटर भी प्रेजेंट होता है। कैमल के अंदर क्षमता होती है कि वह अपने आरबीसी के आकार को 240% तक बढ़ा सकता है, जबकि अन्य जो पशु होते हैं वे अपने साइज को कितना बढ़ा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 150% ही बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है। जब अर्ली एम्ब्रोयनिक स्टेज होती है तब जो फीटल मेम्ब्रेन होगी उनके अंदर योग सैक के अंदर क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। लेट एम्ब्रोयनिक स्टेज के अंदर लीवर में, स्प्लीन में, स्प्लीन के अंदर मेन बात ये होगी, ये सिकल शेप की होती है बोवाइन्स के अंदर, और लिम्फोइड के अंदर क्या होगी? आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। जब अडल्ट हो जाता है एनिमल, अडल्ट एनिमल के अंदर बोन मैरो के में क्या होगा? बोन मैरो के अंदर आरबीसी की क्या होती है? फॉर्मेशन होगी। और जब पशु ओल्ड एज के अंदर आ जाता है, ओल्ड स्टेज के अंदर आ जाता है, तब फ्लैट बोन्स और रिब्स के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। अर्ली एम्ब्रोयनिक स्टेज के अंदर योग सैक के अंदर, लेट एम्ब्रोयनिक स्टेज के अंदर लीवर, स्प्लीन के अंदर, अडल्ट के अंदर बोन मैरो में, और जब पशु ओल्ड हो जाता है तब रिब्स और किसके अंदर? फ्लैट बोन्स के अंदर आरबीसी की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो आरबीसी का जो हमने पढ़ा है, जो नॉर्मल जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाई कॉनकेव शेप की होती है, लेकिन कैमल के अंदर यह कैसी हो जाती है? बाई कन्वेक्स हो जाती है। वैसे तो सेंटर एब्सेंट होता है, लेकिन कैमल के केस के अंदर सेंटर प्रेजेंट होता है। मैच्योर आरबीसी, कहने का मतलब आरबीसी को मैच्योर करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन B12, और इसके अंदर कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 के अंदर साइनोकोबालामिन, और इसके अंदर कोबाल्ट क्या होती है? मेटल प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट को क्या बोला जाता है? हीमाटिनिक ड्रग्स भी बोला जाता है, जिसका प्रयोग ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बोला जाता है हीमाटिनिक्स ड्रग। कोबाल्ट, कॉपर और आयरन, विटामिन B12, ये चीज़ें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जब पशु को हो जाता है तो उसकी आरबीसी है वह सिकल शेप हो जाती है। और सिकल शेप हॉर्न किसके अंदर होते हैं? सुरती के अंदर होते हैं। सुरती नस्ल की जो भैंस होती है उसके अंदर होंगे। और सबसे मोस्ट डोसाइल ब्रीड ऑफ बफेलो कौन सी होती है? सुरती होती है। सुरती का यूज करके मैसाना ब्रीड बनाई गई, जो कि सुरती और मुर्रा की क्रॉस थी। ये आपके एलपीएम के अंदर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आरबीसी का लाइफ स्पैन देखेंगे हीमोग्लोबिन से पहले। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, सीप और गोट के अंदर, सीप और गोट के अंदर यह होगा 135 से 160 डेज। हमारे अंदर कितना होता है? ह्यूमन बींग के अंदर 120 दिन। रेंज के अंदर देखें तो 100 से 120 दिन तक होता है। अब देखिए याद करेंगे कैसे। ह्यूमन बींग्स, काऊ, डॉग, स्वाइन, इनके अंदर ह्यूमन ने क्या किया? काऊ पाली, एक कुत्ता पाला और एक सूअर पाला। उनके अंदर हो गई 100 से 120 दिन। ये एग्जाम के अंदर आया था, VLDA के एग्जाम के अंदर 120 दिन वाला। काऊ के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है?
अब देखिए पोल्ट्री के अंदर कितना होता है। पोल्ट्री के अंदर याद रखना ज़रूरी है 30 से 40 डेज, 30 से 40 डेज। घोड़े के अंदर कितना होगा 140 से 150 डेज। और भेड़ और बकरी के अंदर होता है 135 से 160 डेज। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन यहाँ पर है प्रोटीन, और हीम के यहाँ पर कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स हैं। हीम जो ब्लड के लिए यूज किया जाता है उसके कितने मॉलिक्यूल है 4, और ग्लोबिन यहाँ पर क्या है प्रोटीन है। क्या है प्रोटीन है। कहने का मतलब 4 हीम और 1 मॉलिक्यूल ग्लोबिन का ये क्या करते हैं आपस में जुड़ते हैं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो बनाती है क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन जुड़ती है किसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ, तब ब्लड का रंग हो जाता है बिल्कुल रेड, जिसको बोलते हैं चटक लाल हो जाता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हटती है तब ब्लड का कलर हो जाता है लाइट वायलेट। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है सप्लाई करता है। 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा सप्लाई करेगा। जैसे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता 20 गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जितनी जल्दी जुड़ेगा उससे 20 गुना जल्दी क्या जुड़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता होती है किसके साथ जुड़ने की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में यह 220 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा क्या जुड़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 20 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है तो यह बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो क्या है एक स्टेबल कंपाउंड है। और इससे क्या हो जाएगा, इससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। यही कारण है कि जब गाड़ियों का धुआं या फिर ऑटो का धुआं अंदर जाता है तो कई बार हमारी क्या हो जाती है सांसें रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं WBC। WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता डिजीज रेजिस्टेंस देने का काम किसका होता है WBC का। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है WBC है। WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वह होता है 2 से 3 डेज। W को उल्टा करेंगे तो 3 के आकार का है, तो 2 से 3 डेज हो गए। WBC 2 प्रकार की होगी, ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेनुल्स होते हैं, एग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं होते। ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होगी, ग्रेनुलोसाइट के होते हैं 3 पार्ट। कौन से यूशनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। यूशनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। याद रख सकते हैं बैन से BEN, बेसोफिल, यूशनोफिल और न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं बनते हुए होते हैं ML, मतलब कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होगी, बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। एक और लिम्फोसाइट का टाइप होता है जिसको बोला जाता है नेचुरल किलर। नेचुरल किलर या फिर हम बोल सकते हैं NK सेल। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर बनेगी और T लिम्फोसाइट थाइमस के अंदर बनती है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईओसिनोफिल के बारे में। जो ईओसिनोफिल होती है इसको हम बोल सकते हैं क्या, एसिडोफिल, एसिडोफिल बोलते हैं। एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर ईओसिनोफिल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ईओसिनोफिल की संख्या किसके अंदर बढ़ जाती है, एलर्जी के अंदर। और एलर्जी किससे होती है, देखिए मक्खी या फिर लाइसिज, माइट्स, इनके बैठने से शरीर के ऊपर क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो वे क्या होते हैं, पैरासाइट होंगे। पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण ईओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ईओसिनोफिलिया और ईओसिनोफिलिया ये टर्म किसके लिए यूज की गई है, ये देखिए। जब ईओसिनोफिल की संख्या के अंदर नॉर्मल से इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब कि संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ईओसिनोफिलिया। और ईओसिनोपिनिया बोला जाता है जब संख्या के अंदर, ईओसिनोफिल की संख्या के अंदर कमी हो जाती है, उसको बोला जाता है ईओसिनोपिनिया। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूबीसी के अंदर सेंटर प्रेजेंट होता है, ये याद रखिए, मैमल्स के अंदर भी और बर्ड्स के अंदर भी। लेकिन आरबीसी के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर सेंटर नहीं होता, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन एक्सेप्शन है कि कैमल की आरबीसी होगी, उसके अंदर सेंटर होता है। जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स, उनके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर सेंटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पोल्ट्री के केस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के अंदर क्या होंगे, सेंटर होते हैं। आरबीसी के अंदर सेंटर वैसे नॉर्मली नहीं होता। बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसको हीट्रोफिल्स भी बोला जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स हमने लिखा कैंसर। कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ओन्कोलॉजी। और कैंसर जब हो जाती है, हॉर्न कैंसर समझिए, हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा होती है कंकरेज नस्ल को, क्योंकि उसके सींग बड़े होते हैं, जिसको सुवाई चाल बोला जाता है। कैंसर की स्टडी को ओन्कोलॉजी बोला जाता है। और कैंसर जब हो जाती है पशु को, तब उसके अंदर बेसोफिल्स, ब्लड के अंदर बेसोफिल्स की जो संख्या होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बेसोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो बेसोफिल्स होता है उनका सेंटर बीन शेप होगा, बी से बेसोफिल्स, बी से बीन शेप सेंटर। बेसोफिल्स का सेंटर कैसा होगा, बीन शेप का होगा। कैंसर के अंदर इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बी और बी के बाद आता है सी, तो बी से बीन शेप सेंटर और सी से कैंसर के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाती है। बेसोफिलिया का समझिए, फिलिया का मतलब होता है इंक्रीमेंट, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाना। बेसोपिनिया का मतलब होता है बेसोफिल्स की संख्या का घट जाना, बेसोफिल्स की संख्या का घट जाना। अब देखिए, जो बेसोफिल की कनेक्टिव टिश्यू होती है, बेसोफिल की कनेक्टिव टिश्यू होती है, उनके अंदर होती है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। बेसोफिल की जो कनेक्टिव टिश्यूज होती है उसके अंदर सेल्स होती है, जिसको बोला जाता है मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल क्या करते हैं, हिस्टामिन सेक्रेशन करती है, हिस्टामिन का सेक्रेशन करती है, हिस्टामिन का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। क्या क्या याद किया, बेसोफिल का जो सेंटर होगा वह कैसा होता है, बीन शेप का। कैंसर स्टडी ओन्कोलॉजी, कैंसर के अंदर बेसोफिल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बेसोफिल बढ़ जाती है बेसोफिलिया बोला जाता है, और जब बेसोफिल घट जाती है बेसोपिनिया बोला जाता है। और बेसोफिल्स की जो कनेक्टिव सेल्स होती है उनके अंदर मास्ट सेल होती है, जो हिस्टामिन की क्या करती है, सेक्रेशन करती है। जो ब्लड के अंदर बेसोफिल होगी वह ब्लड के अंदर क्या करती है, हिपेरिन सेक्रेट करती है, जो एक क्या काम करती है, ब्लड के अंदर ब्लड कोएगुलेशन का काम या फिर रक्त का थक्का जमाने में बनने से रोकती है, बनने से क्या करती है, यह रोकती है। कैसे याद रखेंगे, देखिए आप, ईओसिनोफिल पढ़ा हमने। ईओसिनोफिल के बारे में बताया कि एलर्जी के अंदर और पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर उनकी संख्या बढ़ जाती है। बेसोफिल के बारे में बता कि जो बेसोफिल होती है, बी के बाद आता है सी, कैंसर के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाती है। बी से होता है बीन, बीन शेप का इसका सेंटर होता है। जो इनकी कनेक्टिव टिश्यू होती है उनके अंदर मास्ट सेल होती है, जो कि हिस्टामिन सेक्रेट करती है। और बेसोफिल ब्लड के अंदर हिपेरिन सेक्रेट करती है, जो ब्लड का क्या करने नहीं देती, क्लोट बनने नहीं देती, ब्लड का क्लोट नहीं बनने देती। इसका मतलब यह क्या है, एक नेचुरल ब्लड एंटी कोएगुलेंट क्या है, हिपेरिन है, जो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, बेसोफिल के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रोफिल।
बर्ड्स के अंदर न्यूट्रोफिल को हीट्रोफिल बोला जाता है। और न्यूट्रोफिल कहाँ पर बढ़ते हैं, जब पस फॉर्मेशन होगी जहाँ पर, वहीं पर बढ़ते हैं। और न्यूट्रोफिल के अंदर जो फीमेल की जो न्यूट्रोफिल होती है उनके अंदर बार बॉडी मिलती है, और बार बॉडी का यूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। संख्या जब बढ़ जाती है उनको बोला जाता है न्यूट्रोफिलिया, संख्या जब घट जाती है उनको बोला जाता है न्यूट्रोपिनिया। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल ही होती है, कितनी, 65%। BEN पढ़ा था, बैन, बेसोफिल, ईसनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है 65%। न्यूट्रोफिल की जब संख्या बढ़ जाती है उसको न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है, जब संख्या घट जाती है न्यूट्रोपिनिया बोला जाता है। बर्ड्स की जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसको हीट्रोफिल बोला जाता है, और पस जहाँ पर बनती है वहाँ पर न्यूट्रोफिल भी बढ़ जाती है, और न्यूट्रोफिल के अंदर बार बॉडी मिलती है। बार बॉडी किसकी, फीमेल की न्यूट्रोफिल के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कब बढ़ता है, लिम्फोसाइट बढ़ता है वायरल इन्फेक्शन के अंदर, और लिम्फोसाइट का जो सेंटर होता है वह बहुत बड़ा होता है। लिम्फोसाइट का जो सेंटर होगा वह कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर बनाएगी, और बी लिम्फोसाइट के अलावा टी लिम्फोसाइट ये कहाँ पर बनाती है, थाइमस के अंदर बनाती है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की संख्या किसके अंदर बढ़ती है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। बैक जब इन्फेक्शन पैरासिटिक हो तब क्या बढ़ेगी, ईसनोफिल बढ़ेगी। मोनोसाइट देखिए, वैसे तो यह मोनो है लेकिन यह लार्जेस्ट WBC है। क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है, और मोनोसाइट का जो सेंटर होगा वह होरस शू शेप्ड का होगा, घोड़े की नाल के जैसा होता है, घोड़े की नाल के जैसा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स के अंदर क्या होगा, सेंटर क्या होता है, एब्सेंट होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर सेंटर एब्सेंट होता है। WBC के अंदर सेंटर प्रेजेंट होता है। और बर्ड्स के अंदर आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC इन तीनों के अंदर सेंटर प्रेजेंट होता है। जो लाइफ स्पेन होगा इनका 4 से 5 डेज का होता है। फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्मेशन बाय लाइसिस ऑफ बोन मैरो, ये इनके अंदर लिखा हुआ प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वह कैसे होता है। जब बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स होता है जब टूट जाती है तब किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स कैसे बनती है, बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और प्लेटलेट्स की शेप इरेगुलर होती है, और प्लेटलेट्स की कमी से शरीर के अंदर क्या हो जाता है, हीमोरेज हो जाता है। हीमोरेज का मतलब क्या है, ब्लड का थक्का जमना, शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, तो उसको बोला जाता है हीमोरेज, जैसे कि ब्रेन हीमोरेज। ये हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सी आरबीसी बढ़ जाती है, आंसर होगा ईसनोफिल। जब पशु को एलर्जी हो जाती है तब ब्लड के अंदर कौन सी सेल बढ़ जाती है, उसका आंसर भी होगा ईसनोफिल। जब पशु को कैंसर हो जाता है तब कौन सा बढ़ जाता है, उस बढ़ जाता है बेसोफिल। ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का काम कौन करता है, हिपैरिन करता है। हिपैरिन को सेक्रेट कौन करता है, बेसोफिल करता है। अगर पशु को एब्सेस है तो एब्सेस वाली जगह पर कौन सी सेल बढ़ जाती है, वहां पर कौन सी सेल बढ़ जाती है, पस फॉर्मेशन वाली जगह पे, पस फॉर्मेशन वाली जगह पर बन जाती है न्यूट्रोफिल। कौन सी बन जाती है, न्यूट्रोफिल। जो बर्ड्स होती हैं उनकी न्यूट्रोफिल को क्या बोला जाता है, हीट्रोफिल बोला जाता है। जब पशु को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर कौन सी ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है लिम्फोसाइट। क्या बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट। वायरल के अंदर लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट। मोनोसाइट का सेंटर कैसा होता है, होरस शू शेप्ड का होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सी सेल्स बढ़ जाती है, मोनोसाइट बढ़ जाती है। क्रोनिक के अंदर मोनोसाइट बढ़ जाती है, जैसे TB, झोनन डिजीज, इनके अंदर। प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है, बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट से के टूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड एंटीकोएगुलेंट। ब्लड एंटीकोएगुलेंट होते हैं, यह हो गए आपके कितने प्रकार के, ये आपके होते हैं
दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर हिपैरिन, बेसोफिल्स इनका सेक्रेट करती है, और हीरोडिन, हीरोडिन ये किससे मिलता है, ये आपको मिलेगा जोंक के अंदर से, जोंक होती है ना उसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। आर्टिफिशियल के अंदर आता है कैल्शियम EDTA, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एंड पोटासियम ऑक्जेलेट, ये हो गए आपके नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आता है हिपैरिन और हीरोडिन। सीरम देखिए, सीरम किससे बनता है। मान लीजिए आपने किसी भी बीकर के अंदर या फिर सिरंज के अंदर आपने क्या लिया, ब्लड ले लिया। ब्लड को आपने क्या कर दिया, जो ब्लड आपने लिया था सिरंज के अंदर उसको आपने रख दिया। रखने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन गया, और ब्लड क्लॉट बनने के बाद ऊपर एक लिक्विड पार्ट मिलता है। ब्लड सेल्स वो नीचे बैठ जाती है, जम जाती है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको लिक्विड पार्ट देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है सीरम। सीरम क्या होगा, जिसके अंदर ब्लड सेल्स भी होती है और फाइब्रोनोजन भी होता है, उनके अंदर प्रोटीन भी होगा, क्योंकि हमने तो उसको रिमूव किया ही नहीं। तो सीरम होगा स्ट्रा कलर का, जैसे कि व्हीट स्ट्रा होती है ना, उस कलर का होता है सीरम। सीरम के अंदर ब्लड सेल्स भी होती है, फाइब्रोनोजन भी होता है। मान लीजिए हमने इस फाइब्रोनोजन को हटा दिया, फाइब्रोनोजन को हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है और सेल्स होती है, ब्लड होता है और सेल्स होती है। शीप, डॉग और कैट के अंदर प्लाज्मा कैसी होती है, कलरलेस होती है, लेकिन काऊ का जो प्लाज्मा होता है वो लाइट येलो कलर का, और हॉरस के अंदर यह डेंस कलर का होगा, मतलब कि गहरा कलर का होता है। और लिम्फ के अंदर क्या होगा, लिम्फ के अंदर होता है ब्लड और RBC। सीरम किसको बोलते हैं, जब ब्लड सेल और फाइब्रोनोजन होगा। फाइब्रोनोजन हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, आपका प्लाज्मा बन जाएगा। और सेल्स को हटा दीजिए, सिर्फ RBC को रखिए, तो बन जाता है आपका लिम्फ। क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। अब देखिए जो फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब कि जो सेल को खाने की जो क्षमता होगी बैक्टीरिया वगैरह को, वो होती है सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के अंदर। न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है जहाँ पर पस होगी, मोनोसाइट की संख्या कब बढ़ जाती है, क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर। ब्लड का जो रेड कलर होगा वह होगा हीमोग्लोबिन के कारण। और पशु के शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्लड रेजिस्टेंस आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, सॉरी डिजीज रेजिस्टेंस आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आती है गामा ग्लोबुलिन के कारण। घोड़े के अंदर प्लाज्मा का रंग होता है डेंस कलर का, गाय के अंदर होगा लाइट येलो कलर का। और ब्लड प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर बनाए रखती है कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन। और ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जितने भी मेन पॉइंट्स बनने थे वो मैंने आपको इसके अंदर कवर करवा दिए हैं। क्या करवा दिया हमने, कवर करवा दिए है। मास्ट सेल के बारे में पढ़ा। मास्ट सेल बेसोफिल्स की जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वहाँ से सेक्रेशन होता है, जो कि हिस्टामिन और हिपैरिन का सेक्रेशन करता है। बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट को टी सेल बोला जाता है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट थी। और जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स और स्वाइन एंड पोल्ट्री, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी WBC पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर, हॉर्सेज के अंदर, डॉग्स के अंदर और अन्य जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो जितने भी मेन क्वेश्चन बनने थे वे हमने क्या कर लिए, इसके अंदर कवर कर लिए। क्या कर लिए, कवर कर लिए। सबसे ज़्यादा रूमिनेंट्स के अंदर WBC कौन सी मिलती है, लिम्फोसाइट। और अन्य जो हॉर्सेज वगैरह के अंदर कौन सी WBC मिलती है, न्यूट्रोफिल्स मिलती है। बीच के अंदर मैंने कहीं एक बार सेल्स के अंदर RBC का नाम लिख दिया था कि ये RBC का प्रकार है, वो उसको आप ठीक कर देना, वो WBC का ही प्रकार है।